हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती आई हुई है उस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 8 तारीख को मार्च में निकली हुई थी, ठीक है। और इसका जो फॉर्म है इस सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बस थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। यानी यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां में क्या क्या मिलेगा, तो कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब लास्ट डेट होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जितने भी है उस सारे के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इसका जो फॉर्म है मेरे दोस्त, 9/3/2024 से भरा जाएगा, यानी कि 9 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो मेरे दोस्त इसका जो लास्ट डेट है ना वो 8/4/2024 होने वाली है, यानी कि 8 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब मेरे दोस्त, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका हम पेमेंट बाद में कर सकते हैं क्या? नहीं मेरे दोस्त, आप ना 8 तारीख तक आप अपना पेमेंट पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। तभी आपका फॉर्म है वो मान्य होगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या हम इस फॉर्म को भरने के बाद हमको अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है, क्या उसे सुधारने के लिए या करेक्ट करने के लिए हमको क्या ऑप्शन दिया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल दिया जाएगा। उसका जो एडिशनल चार्ज लिया जाएगा, एडिशनल चार्ज यानी 250 रुपये आपको अलग से दिया लिया जाएगा फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये जान सकते हैं अब कब से भरा करेक्ट किया जाएगा, तो 9 से लेके 18 अप्रैल तक इसका करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण तिथियां जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले के बारे में। देखिए, एग्जाम डेट क्या है, तो अभी यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड के भी बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भैया टोटल पोस्ट। देखिए, इसमें जो अगर बात कर लेते हैं, इसमें 2 ग्रेड पर पोस्ट आई हुई है, ठीक है। एक जो है भैया ग्रेड 1, जिस ग्रेड 1 में भैया 1092 पोस्ट आई हुई है। और दूसरा जो ग्रेड है ना, यानी ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 में 8052 पोस्ट है, ठीक है। और इन दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे अलग अलग इनके लिए सीबीटी भी होगा। यानी अगर आप इन दोनों अगर भरना चाहते हैं तो आपको 2 सीबीटी देना होगा। अगर आप एक भरेंगे तो आपको एक ही सीबीटी देना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं भैया क्या है। तो देखिए, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या इसका फॉर्म भरने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप यहाँ पे 500 रुपया देंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अगर आप एससी एसटी या पीएच हैं तो आपको 250 रुपये देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर लेते भैया, अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर फीमेल हैं, तो आपको ना यहाँ पे 250 रुपया देना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब देखिए मेरे दोस्त, रेलवे का एक बहुत बड़ा अच्छा नियम है ना कि अगर आप इतना फीस दिए हैं ना, तो अगर आप ना परीक्षा में ना मतलब प्रेजेंट होते हैं, परीक्षा आप देने जाते हैं, तो अगर आपका परीक्षा नहीं निकलता है तो आपको ये पैसा ना लौटा दिया जाएगा। बस केवल ना कुछ चार्ज काट कर अब पैसा लौटा दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको यहाँ पे ना पैसा लौटा दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए, जो भी 500 दिए होंगे उनको 400 रुपया रिफंड किया जाएगा, और जो 250 रुपये देंगे उनको 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि रिफंड के भी पैसा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिफंड का भी मामला है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे योग्यता दिया गया है। तो मेरे मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे 2 ग्रेड पे पोस्ट आई हुई है, एक ग्रेड फर्स्ट है, एक ग्रेड 3 है, ठीक है। तो ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पे बैचलर साइंस मांगा जाएगा, बैचलर में यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में वो भी सफिशियंट है। किस किस के बारे में बात कीजिए, देखिए, अगर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की अगर पोस्ट अगर बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, यानी कि आप बीएससी जो है ना, बीएससी अगर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ठीक है इंस्ट्रूमेंट, और या अगर आप बीएससी इन, ठीक है, बीएससी इन का थी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटल, और अगर आप ना बीए और सॉरी बीई और ना बीटेक या थ्री
3 ईयर्स का इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन एबव बेसिक स्ट्रीम किए होंगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, किसके लिए? तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है ग्रेड ग्रेड थर्ड के लिए, तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? तो मेरे तो उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई भी होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आईटीआई भी होनी चाहिए। तो क्या आईटीआई जो है एनसीवीटी होनी चाहिए या एससीवीटी होनी चाहिए? तो दोनों में से कोई भी होगा वो चल जाएगा। एनसीवीटी होगा तो भी चलेगा, एससीवीटी होगा तभी भी चलेगा। ठीक है, देखिए कुछ बच्चों का मन में सवाल आ रहा है ना मेरे दोस्त, कि क्या यहाँ पे 12th जो पास किए हैं फिजिक्स और मैथ से पास किए हैं, क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पे एक पोस्ट है ना जो सिग्नल ग्रेड 3 में सिग्नल एसटी की नाम से पोस्ट है, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। वहां पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा, बहुत कम पोस्ट है लेकिन यहाँ पे मौका दिया जाएगा मेरे दोस्त, जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे योग्यता के बारे में आप समझ चुके हैं ना, तो हम चलते हैं फिर से अगले के बारे में, यहाँ पे आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरू से बताते आया हूं कि यहाँ पे 2 पोस्ट है, तो 2 पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे आयु सीमा है। तो देखिए सबसे जो मिनिमम एज है ना, मिनिमम एज आपको कम से कम 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम होना चाहिए भैया 33 और 36 दोनों है। तो 33 किसके लिए? तो 33 जो है ना टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो है ना उसके लिए है, और जो 36 है ना वो क्या है भैया, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल के लिए पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज है। ठीक है, अब यहाँ पे छूट भी दिया जाता है, तो छूट के लिए आप यहाँ पे जो एडमिट ये जो नोटिस आया ना उस नोटिस को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे छूट दिया गया है एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दिया गया है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। तो देखिए चयन प्रक्रिया जो है ना ये 3 चरणों में पूरी होगी। अब मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, पहले का जो चयन प्रक्रिया था ना उसमें आपको 2 सीबीटी होते थे। कितने होते थे भैया? 2 सीबीटी होते हैं। लेकिन इसमें भैया प्रक्रिया में बदलाव हो चुका है। इसमें क्या होता है ना, केवल एक ही सीबीटी देना होगा। क्या? एक ही केवल सीबीटी देना होगा। वो देना होगा इस प्रकार से, इसमें आपको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सीबीटी देना होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। अगर उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा ना तो लास्ट में आपको मेडिकल एग्जाम कराया जाएगा, और मेडिकल एग्जाम अगर पास कर लेते हैं मेरे दोस्त तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है चयन प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए दोनों पोस्ट के लिए जो अलग सर पोस्ट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड जो थर्ड है ना इसके लिए अलग अलग यहाँ पे आपको परीक्षा पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस भी अलग है, पैटर्न भी अलग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल के लिए जो पोस्ट है ना इसके लिए परीक्षा पैटर्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको ना 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे 100 नंबर का, और यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया गया, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए अगर बात किया जाएगा जीके से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जीके से 10 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर का। अब यहाँ पे एक नया नया यहाँ पे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, वो क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर का इसमें यहाँ पे जिक्र हो गया है, जो कि बहुत कम नहीं है बल्कि यहाँ पे उसका वेटेज भी बहुत बढ़िया है। 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैथ यहाँ पे 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वो कितना पूछा जाएगा, तो वो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। और यहाँ पे ये सारी जानकारी आप ये देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ गए ना, परीक्षा पैटर्न समझ गए। तो देखिए अब मैं पैटर्न के बाद में आपको पाठ्यक्रम बता दूं, सिलेबस बता दूं। तो सिलेबस में आपको यहाँ पे ना इसके लिए सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। रीजनिंग में आपको वही घिसा पिटा पूछा जाएगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एनालॉजी, अल्फाबेटिकल कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप यानी सिलोगिज्म, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। इस प्रकार जितने भी आपको हर एग्जाम में इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, यानी वैसा ही चीज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो रीजनिंग जान गए, अब यहाँ पे भैया मैथ जान लीजिए। मैथ वैसा ही है जो इसमें है देखिए, लेकिन इसमें ना आपको एक ना अलग दिया गया है। दिया क्या गया है, सेट पूछा गया है, सेट भी पूछा गया है यहाँ पे भैया, सेट अलग से जोड़ा गया है। और यहाँ पे एक और जोड़ा गया था भैया, एक और जोड़ा गया था इसमें यहाँ पे सेट यहाँ पे अलग से जुड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे अलग से जोड़ा गया क्या, सेट जोड़ा गया। ठीक है, जो कि 11 में आप पढ़ते होंगे। और
अब देखिए, ये तो हो गया भैया, दो दो चैप्टर हो गया, दो सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सब्जेक्ट के बाद हम तीसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयर्स है। जनरल अवेयर्स में वैसा ही है जो करंट अफेयर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, और यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये तो हो गया भैया जीके का। और जीके के बाद आता है भैया बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये ऐसे पूछे जाएंगे, वेबसाइट एंड वेब सीरीज, सॉरी वेब सीरीज बोल रहे हैं, वेब ब्राउजर एंड कंप्यूटर वायरस, एमएस ऑफिस, इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक, लेक्सिन, एमएस ऑफिस, इस प्रकार से जितने भी मतलब पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अब उसके बाद आता है भैया यहाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या क्या पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप देखते रहिएगा। अगर मैं बताता चलूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं भैया यहाँ पे। तो ये तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो सिग्नल वाला पोस्ट था, इसके लिए ये पाठ्यक्रम होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो अगला पोस्ट है, यानी कि ग्रेड 3 के लिए। देखिए यहाँ पे गलत है, ग्रेड 3 होना चाहिए, लेकिन ग्रेड फर्स्ट हो गया, इसको इग्नोर करके चलिएगा। ग्रेड 3 के लिए जो पैटर्न है वो किस प्रकार से, तो ग्रेड 3 के लिए पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे जो वेटेज है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे साइंस का वेटेज है। साइंस का वेटेज है क्योंकि रेलवे में साइंस ही ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैथ अगर देखा जाएगा तो मैथ आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा, और यहाँ पे जीके जो है ना 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिले जाएगा, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न तो आप समझ गए हैं, तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस से क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, सिलेबस है ना यहाँ पे रीजनिंग का उसी प्रकार से सिलेबस है जो उसका है। और यहाँ पे मैथ में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। मैथ में यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बस उसमें ज्यादा था, इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए मैथ ज्यादा नहीं है। देखिए नंबर सिस्टम, बोरमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस, और सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, एलिमेट्री, स्टैटिक्स, और स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, और कैलेंडर एंड क्लॉक, और पाइप एंड सर्टन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर एक क्लॉक है ना, ये दोनों में जोड़ा जाता है, मैथ में भी जोड़ा जाता है, और यहाँ पे रीजनिंग भी जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए रीजनिंग और मैथ का। और फिर से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में ज्यादा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे है, लेकिन यहाँ पे ईटीसी लगा दिया है। यानी कि आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे इतना ही दिया गया तो इतने ही चैप्टर हम तैयार करके जाएंगे और एग्जाम में कंप्यूटर का फोड़ देंगे स्क्रीन। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे ईटीसी लगाया, यानी कि आपको साइंस में कुछ कहीं से भी पूछ सकता है। यानी कि यूनिट मेजरमेंट से, ठीक है, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आता है भैया यहाँ पे मैथ है, सॉरी मैथ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैथ नहीं है बल्कि यहाँ पे जीके जीएस है, यानी कि जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, कल्चर पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, और पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट फॉर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके लिए अदर भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया आपको सिलेबस। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो देखिए मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया। ठीक है, लेकिन भैया आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि मैं तो आईटीआई नहीं किया हूं, तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूं। देखिए अभी जस्ट कुछ देर के बाद ना मेरा एक वीडियो आएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा कि क्या मैं आईटीआई नहीं किया हूं तो क्या इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूं। जरूर भर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका भरने का किस पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।